accordingly and how to relax them. मसल एनर्जी टेक्निक में अब हमारा बस एक टॉपिक छोटा सा और रह गया है जो कि आज कवर हो जाएगा एंड देन ये वाला पूरा मतलब जो सेक्शन था मसल एनर्जी का दिस विल बी कंप्लीटेड. सो जैसे कि जब हम अपर लिम्ब के लिए करते हैं जब भी एक्सरसाइज कोई भी, तो लाइक आई सेड कि उसमें गिवन द फैक्ट कि जो हमारा शोल्डर है या जो हमारे एल्बोज हैं उसके मसल्स इतने ज्यादा हैवी या इतने ज्यादा बल्की नहीं होते हैं एंड उनमें लिगामेंट्स भी बहुत ज्यादा नहीं होते हैं लेकिन इतने नहीं, लाइक दे आर नॉट दैट हेवीली सप्लाइड विद इट. सो उनमें मसल्स को एनफोर्स करने के लिए ज्यादा स्ट्रक्चर्स हमारे पास नहीं होते एंड एज अ रिजल्ट if someone already has frozen shoulder or any other issue with their shoulder, तो उस केस में स्ट्रेचिंग करना या फिर अप्लाइंग टू मच प्रेशर ऑन इट कुड बी अ बिट आई वुड से हार्मफुल. सो बहुत ही कंट्रोल्ड वे में और बहुत ही प्रिसाइज वे में हम उसको करते हैं थ्रू मसल एनर्जी टेक्निक एंड टू मेक श्योर कि अगर कंधे में कहीं पे कोई दिक्कत है ऑलरेडी वो ज्यादा एग्रेवेट ना हो, उसकी स्ट्रेंथनिंग विद टाइम अच्छे से हो पाए एंड ऑल्सो रिलैक्सेशन जो कि अभी करंट जो है बाहर का माहौल उसमें बहुत जरूरी है. रिलैक्सेशन इस समय टू प्रिवेंट मसल स्टिफनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन द एल्डरली एंड हाथों का जरूरी इसलिए भी है क्योंकि हमारे जितने भी जिनको हम एडीएल्स कहते हैं, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, वो कैरी आउट करने में हाथों का बहुत बड़ा एक रोल होता है एंड नॉट दैट पैरों का नहीं होता. लोअर एक्सट्रीमिटीज आर जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज द अपर एक्सट्रीमिटी, लेकिन क्योंकि लोअर एक्सट्रीमिटी का बल्क थोड़ा ज्यादा है एंड उसमें लिगामेंट और टेंडन्स की सप्लाई काफी अच्छी है, सो इसलिए उसमें देर इज मोर स्ट्रेंथ इन इट, देर इज मोर स्टेबिलिटी इन इट. ऑल्दो स्टिफनेस उसमें होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. मसल बल्क ज्यादा होने का एक हल्का ड्रॉबैक ये भी है कि इट इज मोर प्रोन टू स्टिफनेस एंड इट इज मोर प्रोन टू मसल कंट्रैक्चर्स एंड ऑल. एंड लाइक आई सेड कि जैसे जब हम बैठते हैं, अगर मैं अभी इस चेयर पे बैठा हूँ तो मेरे जो बैक ऑफ थाई के मसल्स हैं, हैमस्ट्रिंग मसल्स, मेरे एंड मतलब किसी भी इंसान के, they are more prone to stiffness than any other muscle in my body उस even in that given time. एंड वो समय के साथ सबके हो भी जाते हैं क्योंकि यूजुअली जो सबका इन जनरल एक जॉब प्रोफाइल भी रहता है इतने समय से ओवर द इयर्स, इट इज मोर ऑफ अ सिटिंग जॉब इन मोस्ट ऑफ द केसेस. देयर माइट बी सम केसेस जहां पर आपका फील्ड जॉब हो, लेकिन ज्यादातर ऑफिस में हम चेयर्स पे अपना बैठते हैं काफी काफी देर तक, तो इसलिए हैमस्ट्रिंग्स हमारे टाइम के साथ टाइट हो जाते हैं. So I will do a quick recap of what we did yesterday. Then इसमें सिर्फ एक जो हमारा अब सेक्शन जो मसल ग्रुप रह गया है, that is the quadriceps, the front of thigh, जिनसे हम जिस मसल ग्रुप से हम घुटने को सीधा करने वाला एक्शन पूरा करते हैं, एक हम उसको कंप्लीट करेंगे. एब्डोमेन और बैक के लिए मसल एनर्जी टेक्निक यूज करते हैं, लेकिन अगेन उसका अपना एक सर्टेन लिमिटेशन है कि उसमें आपको एक फिजिकल थेरेपिस्ट की हेल्प चाहिए ही होती है. तो वो मतलब एक्सरसाइजेस या दो टेक्निक यू कैन नॉट अप्लाई ऑन योर सेल्फ अलोन एट होम, वो आप नहीं कर सकते हैं. तो जो कोर का हमारा मसल एनर्जी टेक्निक है, दैट गिवन दी सर्कमस्टांसेस दैट वी आर एट होम, हमें उसको हल्का सा स्किप करना पड़ेगा. लेकिन इसके बाद जो हमारा अगला सेगमेंट है जिसमें आई विल टॉक टू यू अबाउट एरोबिक्स एंड टॉक टू यू अबाउट वार्म अप, अच्छे से पूरा फुल बॉडी का कैसे करते हैं एक बार में,
उसमें एब्डोमेन पे हम अच्छे से वर्क करते हैं, उसमें लोअर बैक पे भी करते हैं, एक्सट्रीमिटीज पे भी। सो आई वुड से कि वो वाला जो अगला सेगमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सबके लिए, क्योंकि स्ट्रेचिंग के अलावा सबसे मतलब सबसे सही तरीके से और सबसे आई वुड से एफिशिएंट तरीके से उस पूरे सेगमेंट को, वार्म अप को अगर आप अच्छे से परफॉर्म करें तभी आप आगे एक्सरसाइज की ओर बढ़ पाते हैं। सो कल जो मैंने बताया, कल वी स्टार्टेड विद द शोल्डर। सो उसका एक मैं क्विक रिकैप आपको दे देता हूँ किस तरह से हमने किया था, एंड देन we'll head towards the फ्रंट ऑफ थाई जो हम आज कंप्लीट कर लेंगे, एंड देन ठीक है, ताकि हम कुछ नेक्स्ट सेशन से वार्म हाँ, अप अच्छे से शुरू कर पाए। चलो, सो शोल्डर्स के लिए लाइक आई सेड कि वो मसल बहुत ज्यादा बल्की नहीं है, एंड उसमें स्ट्रेंथ है, बट मसल बल्क थोड़ा सा कम होता है। सो उससे हम ज्यादा जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, चाहे हम उसको पुल करें अपनी तरफ या हम किसी चीज को पुश करें आगे की तरफ, द स्टेबिलिटी कंपोनेंट इज लॉस्ट, वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता, एंड पेन एग्रेवेट होने के भी कई बार चांसेस होते हैं। सो वेट ट्रेनिंग शोल्डर्स की हम कर सकते हैं इस केस में, लेकिन ज्यादातर वेट ट्रेनिंग इज कन्फाइंड फॉर एथलीट्स ओनली, एंड या फिर तब जब अगर कोई अपना एक लाइफस्टाइल ऐसा फॉलो करता है जिसमें उसने शुरू से ही बहुत ज्यादा हैवी वेट्स उठाए हैं, ओनली इन दैट सर्टेन केसेस, नहीं तो जनरली हम उनको अवॉइड कराते हैं। व्हाट वी से कि आप उसका एक ऑल्टरनेट है कि आप दीवार को पुश करिए, या फिर आप कोई भी ऐसा एक ऑब्जेक्ट अपने सामने रखिए जिसके ऊपर आप जितना भी प्रेशर लगाएं वो हिलेगा नहीं। सो पूरा आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन ऑफ योर मसल्स, ऑफ योर डेल्टॉइड्स, ऑफ योर अपर बैक, नेक, पूरा अच्छे से हो जाता है। सो कल का एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ अच्छे से शोल्डर के लिए। लाइक आई सेड कि अभी क्योंकि हम घर पे हैं तो ये एक्सरसाइज आराम से हो पाई, क्योंकि इसके लिए हमें एक दीवार चाहिए होगी इस तरह से। सो दीवार के ऊपर अपना हाथ रखेंगे, एंड दीवार वी हैव टू मेक श्योर इज कि 3 से 4 रेपिटेशन में पूरा हमारा एक मोशन कंप्लीट हो जाता है। वी स्टार्ट फ्रॉम समवेयर अबाउट हियर, लगभग एक 130 समथिंग डिग्री तक एंगल बनते हुए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, देन हम आते हैं सामने की तरफ, देन हल्का सा 2 इंच और नीचे, देन और नीचे, सिर्फ इतना, इतने एंगल पे। इससे नीचे नीचे इस तरह से रख के हमें पुश नहीं करना, ये बिल्कुल नहीं करना होता, ना हमें इसके बियॉन्ड करना होता है। इफ वी कैन कीप आवर हैंड्स हियर एट 130 डिग्रीज, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके शोल्डर्स मैक्सिमम एफर्ट लगा सकते हैं विदाउट एनी आई वुड से एग्रेवेशन ऑफ पेन, या फिर मिनिमल एग्रेवेशन ऑफ पेन आई वुड से। आप इसके बियॉन्ड अगर ले जाएंगे शोल्डर को और आप दीवार के एकदम पास आ जाएंगे, तब शोल्डर की एफिशिएंसी कम हो जाती है, फोर्स लगता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। सो हम उसको अवॉइड करते हैं। सो हम दीवार की ओर फेस करेंगे, लगभग एक 1 आर्म डिस्टेंस पे खड़े हो जाते हैं दीवार के साथ, हाथ थोड़ा सा ऊपर की तरफ, एंड अब हम दीवार को अपना पूरा जोर लगा के पुश करते हैं। पुश करके वी होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स, एंड देन थोड़ा सा नीचे आ जाए, दोबारा पुश करेंगे अच्छे से, थोड़ा सा और नीचे आ जाएंगे। इस पूरे एक्सरसाइज में एल्बो स्ट्रेट रहनी चाहिए, एल्बो बेंड नहीं होनी चाहिए। लास्ट बिल्कुल नीचे की तरफ रख के हाथ को अपने,
वापस देन हाथ को थोड़ा सा एक स्ट्रेच देते हैं पीछे की तरफ, हल्का सा ऊपर की तरफ, देन साइड इस तरह। Same can be done with the right hand also. And like I said कि इस पूरे एक्सरसाइज में एल्बोज बिल्कुल भी बेंड नहीं होने चाहिए, एल्बोज स्ट्रेट रहने चाहिए। एंड अगर शोल्डर एक सर्टेन एंगल से थोड़ा ऊपर चला जाए तो उसका जितना फोर्स लगना चाहिए उतनी नहीं लग पाती, सो उस केस में कोई फायदा नहीं होता फिर उसका। एक सर्टेन रेंज के अंदर रह के इफ वी अप्लाई मैक्सिमम एफर्ट तभी उसका बेनिफिट है। एंड ऑल्सो जो हमने स्टार्टिंग में एल्बो के लिए बताया था कि किस तरह से हम उस पर भी ये टेक्निक अप्लाई करते हैं, वन वेरी गुड प्लस पॉइंट अबाउट दिस दैट आई वुड लाइक टू ऐड, मैंने शायद स्टार्टिंग में आई डोंट नो बताया था कि नहीं, बट कई केसेस में जहां पर पेशेंट हैज अ हिस्ट्री ऑफ अ फ्रैक्चर इन देयर अपर और देयर लोअर एक्सट्रीमिटीज, चाहे वो उनका रिस्ट में हो, चाहे एल्बोज में हो, चाहे उनके शोल्डर में कभी कोई डिसलोकेशन हुआ हो या कुछ भी, अगर कोई ऐसा ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा का ऐसा कोई हिस्ट्री है पेशेंट का एंड उसमें ड्यू टू दैट पोस्ट पोस्ट फ्रैक्चर हीलिंग का जो फेज होता है उसमें किसी कारण से अगर आपके जॉइंट की रेंज कम हो गई है, जो कि यूजुअली हो जाती है इफ यू हैव अ फ्रैक्चर, एंड जब वो हील होता है उसको लगभग 5 से 6 महीना लगता है पूरी तरह बोन को रीमॉडलिंग करने में। उसके बाद अगर आप कंपेयर करें उस जॉइंट को विद द ऑपोजिट साइड तो एक 19-20 का फर्क रह जाता है उसमें। दैट डिफरेंस एंड लाइक दैट डिस्क्रिपेंसी जो होता है दोनों के बीच में, वो इस टेक्निक के थ्रू एक्चुअल में ठीक हो सकता है। इवन इफ लाइक इट्स अ मार्जिन ऑफ लाइक 5 to 10 डिग्रीज, अगर हम कहते हैं कि ये एल्बो मेरा पूरा 90 डिग्री तक बेंड होता है, ये सिर्फ 80 डिग्रीज या इवन 70 डिग्रीज तक होता है, सो वो बाकी का 10 डिग्रीज या 20 डिग्रीज रिटेन हो सकता है थ्रू दिस टेक्निक, अगर पोस्ट फ्रैक्चर केसेस में हम उसको ठीक से अप्लाई करें तो। सो नेक्स्ट वाज द मसल एनर्जी फॉर योर लोअर थाई मसल्स, बैक ऑफ थाई। उसके लिए जो टेक्निक के लिए वी कैन आइदर यूज 2 चेयर्स, एकदम हम नीचे बैठ के भी कर सकते हैं इसको, या फिर हम इसको खड़े होके भी कर सकते हैं। सो खड़े होके करने का एक प्लस पॉइंट सिर्फ ये है कि जो हम इनिशियली स्ट्रेच करते हैं बिफोर प्रेसिंग डाउन एंड इवन देन व्हेन आफ्टर प्रेसिंग डाउन, दोनों केसेस में स्ट्रेच अच्छे से हो जाता है व्हाइल वी आर स्टैंडिंग। बट एट द सेम टाइम अभी स्ट्रेचिंग बैठ के भी हो सकता है, एंड ऑल्सो बैठ के आप थोड़ा सा एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आप काफी मतलब अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं कि हाँ अब इसमें बैलेंस इधर उधर नहीं होगा एंड कोई गिरने का डर नहीं होगा। सो फॉर दिस यू विल रिक्वायर 2 चेयर्स। इस तरह से एक पर मैं बैठा हुआ हूँ, एक चेयर हम सामने रख लेंगे लगभग इतनी दूरी पे कि हमारा पैर उस पर आराम से पहुंच पाए। सो पैर को मैंने रख लिया, विजिबल है इस तरह से। अब चेयर पे बैठ के बहुत ज्यादा पीछे की ओर ऐसे लीन नहीं करना होता, चेयर पे हम सीधा बैठते हैं बिल्कुल, एंड रादर अगर आप हल्का सा आगे की ओर बेंड करेंगे तो भी आपको एक स्ट्रेच आता हुआ फील होगा। बट खैर हमें इसमें आगे बेंड नहीं करना होता, इसमें हमें अपना वेट डाल के इसको स्ट्रेच करना होता है रादर देन बेंडिंग फॉरवर्ड, क्योंकि हमें इसमें सिर्फ वर्क अपने थाइस पे करना है, नॉट ऑन आवर बैक। सो दोनों हाथों से पीछे थाई के ऊपर अपना हाथ रखेंगे, बहुत ही हल्के हाथ से प्रेशर लगाएंगे नीचे की तरफ, एंड स्पेशली नी के पास जहां आपका घुटने का जॉइंट बनता है उसके अलोंग में प्रेशर अप्लाई करते हैं तो यू कैन एक्चुअली फील की स्ट्रेच दोनों तरफ आ रहा है, ऊपर पीछे की तरफ भी, एंड अगर आपने अच्छे से लगाया है प्रेशर तो इवन नीचे
आ गए अपना यहाँ काफ रीजन में भी। तो इसको रख के अच्छे से प्रेस करिए पहले, दबा के रखते हैं इस तरह। देन इसको चेयर को अपने पैर से नीचे की ओर पूरी ताकत से प्रेस करेंगे। प्रेस करके उसको रोक के रखते हैं वहीं पे। 10 सेकेंड्स के लिए एंड रिलैक्स। एक बार दोबारा चेयर के ऊपर रखा पैर को, तो देख चेयर पे पीछे बैठ सकते हैं, बहुत ज्यादा लीन नहीं करना, सीधे बैठना है लेकिन बहुत ज्यादा आगे फॉरवर्ड बेंड भी नहीं करना। एंड यूजिंग योर हैंड्स अप्लाई प्रेशर डाउनवर्ड्स एंड देन घुटने को नीचे की ओर प्रेस करेंगे, मतलब चेयर को नीचे की ओर प्रेस करेंगे अपने घुटने से, अच्छे से होल्ड करेंगे उसको। एंड रिलैक्स, पैर नीचे। 5 रेपिटेशंस एक साइड के करने स्टार्टिंग में आइडियली ठीक रहते हैं। उसके बाद द नंबर ऑफ रेपिटेशंस कैन बी इंक्रीज्ड आल्सो, क्योंकि इस पूरे एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा ताकत लगती है एंड मसल फैटीग काफी जल्दी इसमें हो जाता है एंड मसल सोरनेस होने के भी चांसेस होते हैं। इसलिए हम 5 रेपिटेशंस पे रखते हैं इसको, ताकि अपने आप को हम बहुत ज्यादा ओवर एक्सर्ट भी ना करें एंड सेफली सारी एक्सरसाइज कर पाए। सो ये एक था रिकैप जो हमने कल किया था। इसमें जस्ट वन थिंग दैट विल ऐड टुडे, जैसे हमने कल किया था बैक ऑफ थाई के लिए, आज हम इसमें फ्रंट ऑफ थाई ऐड कर लेंगे, हम किस तरह से करते हैं। एंड जितने भी हम अभी सेशन में जो आगे भी करेंगे उसमें भी चीज काफी आपको हेल्प करेगी कि इफ समवन हैज अ हिस्ट्री ऑफ आर्थराइटिस, like let it be osteoarthritis or be it RA like rheumatoid arthritis, ये दोनों ही तरह के आर्थराइटिस या किसी तरह का अगर कोई लिगामेंट टियर हुआ है आज तक किसी का घुटने में, उस केस में स्ट्रेंथनिंग में भी बहुत फायदेमंद रहेगा एंड ऑल्सो लाइक आई सेड रिलैक्सेशन तो है ही, इन दोनों में काफी हेल्प करेगा फॉर योर फ्रंट ऑफ थाई एंड योर नी जॉइंट इन पर्टिकुलर। सो उसके लिए इस पूरे एक्सरसाइज के लिए आपको खड़े होना पड़ता है, क्योंकि जो फ्रंट ऑफ थाई के मसल्स हैं दे कैन नॉट वर्क व्हाइल सिटिंग डाउन ऑन अ चेयर। इसके लिए हमें खड़े होना पड़ता है एंड हल्का सा आगे की ओर बेंड भी होना पड़ता है। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप प्लीज एक बार सब खड़े हो जाइएगा। एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, ज्यादा ट्रिकी नहीं है एंड इसमें अगर आप एक चेयर का सपोर्ट साइड में ले लें तो देयर इज नो हार्म इन दैट आल्सो। इस तरह से दोनों घुटने अपने सीधे रखेंगे, पहले जब हम खड़े होते हैं तो घुटने स्ट्रेट रहेंगे बिल्कुल। ओके, मैं सामने से दिखा रहा हूँ इस तरह। एंड इफ यू आर लाइक होल्डिंग अ चेयर, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे कि चेयर आप होल्ड कर सकते हैं। चेयर आप सपोर्ट ले सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सो व्हाट विल स्टार्ट विद इज कि दोनों घुटने एक दूसरे के पैरेलल, ना बहुत ज्यादा दूर हो ना बहुत ज्यादा पास हो, नॉर्मली जैसे खड़े होते हैं वैसे ही रखेंगे इनको। एंड चेयर का सपोर्ट लेते हुए वी विल कीप आवर बैक स्ट्रेट, आगे की ओर बेंड नहीं करना बिल्कुल भी इस केस में भी। एंड सामने की ओर देखते हुए हल्का सा घुटनों को नीचे की ओर बेंड करेंगे इस तरह, बेसिकली इस तरह से। सो मैं अभी सपोर्ट का यूज नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे दोनों हाथ पीछे हैं, माय हैंड्स आर एट माय बैक। सामने की ओर देखते हुए धीरे से नीचे की ओर जाएंगे
बहुत ज्यादा नहीं जाते, जितना लगभग 10 to 15 डिग्री जितना मैं जा रहा हूँ उतना ही जाता है। इससे नीचे पूरा नीचे ऐसे नहीं करना, ये बिल्कुल नहीं करना। सामने की ओर देखते हुए इतना नीचे बस होल्ड करेंगे इसको फॉर 5 सेकेंड्स। एंड अगर पेन नहीं हो रहा है तो मे बी यू कैन होल्ड फॉर 10 सेकेंड्स ऑल्सो। एंड वापस दोबारा नीचे होल्ड करेंगे इसको। एंड वापस। अगर आप ठीक से वेट डालते हैं अपना घुटनों पे while you're bending the knees, तो आपको सामने के मसल्स ग्रुप में एक पूरा प्रेशर बनता हुआ फील होगा। अगर फर्स्ट 15 डिग्रीज में आपको प्रेशर फील होता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ड्यू टू एनी रीजन अगर आपको फील नहीं होता, तब आप थोड़ा सा और नीचे जा सकते हैं। अगर इतने, ये तो हुआ लगभग 15 डिग्री, इतने पे मुझे प्रेशर अभी एज सच फील हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, इट्स लाइक 50-50। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गो फर्दर डाउन। सिर्फ इतना 15 का 20 कर सकते हैं, लेकिन 20 का 30 नहीं कर सकते। तो अब प्रेशर फील हुआ जहां पर अच्छे से, वहां से फिर वापस। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि इफ someone has a history of arthritis already, या फिर if someone has a history of a knee replacement surgery, उस केस में चाहे प्रेशर फील हो या ना हो, आप किसी भी हाल में 15 डिग्री से ज्यादा नहीं बेंड करेंगे। अगर आप सामने की ओर रखे हुए अपने दोनों पैर, लगभग इतना ही नीचे जाना है, इससे नीचे नहीं। जितना आप जाते जाएंगे वो मेटल इम्प्लांट जो डला है उस पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है, तो उसको आप अवॉइड कीजिएगा उस टाइम। तो ये तो हो गया पहला स्टेप। हाथों को चाहे सामने चेयर पे रख के या पीछे रख के बेंड डाउन, होल्ड इट एंड देन वापस। ये वाली एक्सरसाइज आप 5 टाइम्स कीजिएगा। देन इसके बाद इसी में जो नेक्स्ट चीज ऐड करते हैं वो है कि दोनों में से एक पैर को थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे। जैसे अगर मैं अभी राइट वाला पैर अपना पीछे ले जाता हूँ इस तरह, सो नाउ आई एम इन अ स्टांस ऑफ वॉकिंग। चलते हुए हमारा स्टांस ऐसा ही होता है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों घुटनों को दोबारा बेंड करेंगे आगे की तरफ। कैन आइदर पुट योर हैंड्स ऑन द सपोर्ट या फिर पीछे रख सकते हैं। एंड देन धीरे से आगे की ओर बेंड करेंगे, बेंड करके वापस। एंड ध्यान रखना है कि जब आप बेंड कर रहे हैं तो एड़ी ऊपर की ओर नहीं होनी चाहिए। दोनों एड़ियां आपकी फ्लैट बिल्कुल जमीन पे होनी चाहिए। बेंड करते हुए भी पैर ऊपर उठने नहीं चाहिए, इस तरह ऐसा नहीं करना। दोनों पैर जमीन पे फ्लैट रहेंगे बिल्कुल। एंड देन बेंड करेंगे बहुत ही धीरे से। इस केस में प्रेशर थोड़ा ज्यादा फील हो सकता है। एंड वापस सीधा। देन सेम विद द ऑपोजिट लेग, राइट वाले लेग आगे ले आएंगे लेफ्ट के, एंड देन लीन फॉरवर्ड इस तरह। होल्ड करेंगे इसको भी एंड देन वापस ले। नाउ विद द लेफ्ट यू लीन करेंगे वापस। सो ये एक्सरसाइज 2 स्टेप्स में होती है। पहले दोनों पैरों को साथ रख के नीचे वापस, देन राइट वाला पैर नीचे वापस, देन लेफ्ट वाला पैर नीचे एंड वापस। ये है 1 रेपिटेशन। दोनों पैरों को जोड़ के नीचे जाने से लेकर राइट वाला पैर वापस, एंड देन लेफ्ट वाला पैर एंड देन वो वापस। ये पूरा है 1 साइकिल। इस पूरे साइकिल को हमें 5 बार रिपीट करना है।
तब जाके एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। सो आई जस्ट रिपीट दिस अगेन इन केस कहीं पे कोई किसी से स्टेप मिस ना हो जाए। तो दोनों पैर पास पास रखेंगे, नॉर्मली जैसे खड़े होते हैं उसी तरह से। बहुत ज्यादा पास भी नहीं लाने, ना बहुत ज्यादा दूर ले जाने हैं। नॉर्मली जैसे खड़े होते हैं वैसे ही। आप चाहें तो चेयर का सपोर्ट ले सकते हैं, और यू कैन कीप योर हैंड एट द बैक, सामने की ओर देखते हुए बिना आगे बेंड किए नीचे की ओर घुटने ले जाएंगे इस तरह, रफली 15 to 20 डिग्रीज। होल्ड करेंगे उसको एंड वापस। देन पीछे ले जाएंगे एक पैर को, दोबारा आगे की तरफ ले जाएंगे, घुटने बेंड करेंगे, होल्ड करेंगे इनको 10 सेकेंड्स के लिए एंड वापस। देन ऑपोजिट पैर आगे की तरफ, दोनों घुटने बेंड, 10 सेकेंड्स होल्ड अच्छे से एंड वापस। रिलैक्स, बैठ सकते हैं अब। सो ये था मसल एनर्जी टेक्निक फॉर योर फ्रंट ऑफ थाई, बेसिकली योर क्वाड्रिसेप्स मसल्स। एंड जो इससे पहले चेयर पे बैठ के बताया था वो था बैक ऑफ थाई के लिए, हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए। द गुड थिंग अबाउट दिस इज कि जो हमारे लोअर लेग के मसल्स हैं, घुटने से नीचे के जो मसल्स हैं, काफ के मसल्स, वो भी इस पूरे एक्सरसाइज में स्ट्रेच हो जाते हैं। एंड सिंस दे आर आल्सो बेयरिंग द एंटायर वेट ऑफ योर नी जॉइंट, एंड उससे ऊपर का पूरा ट्रंक भी उन्हीं के ऊपर फॉल करता है, सो उस केस में उनकी भी एक्सरसाइज अच्छे से हो जाती है। So that concludes the muscle energy technique. इसमें लाइक आई सेड कि रिलैक्सेशन मिलना एक हमारा मेन मोटिव है टू लाइक डू दिस एक्सरसाइज। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड इज कि हम मसल की स्ट्रेंथ पे भी वर्क कर पा रहे हैं। तीसरी चीज जैसे मैंने अभी आपको बताई कि इफ समवन हैज हैड अ हिस्ट्री ऑफ arthritis or someone has a history of knee replacement or even a post fracture case, तो उस केस में भी उनको अपनी रेंज रिटेन करने में एंड अपनी मसल स्ट्रेंथ को रिटेन करने में बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल रहता है। सो दैट कवर्स अप आवर मसल एनर्जी टेक्निक। अब जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा उसमें वी विल स्टार्ट विद सम माइल्ड एरोबिक्स, थोड़ा सा वार्म अप। उसके उसमें कैसे करते हैं पूरी बॉडी के लिए वो बताएंगे। सिंस अभी सब अपने अपने घरों में कन्फाइंड है, वी कैन नॉट गो आउट ऑफ द हाउस फॉर अ वॉक और फॉर जॉगिंग एंड ऑल। तो घर में व्हेन वी आर कन्फाइंड इन इनसाइड फोर वॉल्स, आप ज्यादा जहां पर चल फिर नहीं सकते या ज्यादा जहां पर भाग नहीं सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, वहां पे बहुत जरूरी होता है कि अपने पेरिफेरल्स के थ्रू जो हमारा ब्लड पंप होता है वापस, चाहे वो हाथों के थ्रू हो चाहे वो पैरों के थ्रू हो, वो अच्छे से चलता रहे। सो दैट विल इंश्योर कि नेक्स्ट सेशन में हम अच्छे से कवर अप कर पाए उसको। एंड लाइक आई सेड कि हमारे कोर के लिए, एब्डोमेन और बैक के लिए मसल एनर्जी टेक्निक थोड़ा डिफिकल्ट होता है, एंड उसमें समवन रिक्वायर्स द हेल्प ऑफ फिजिकल थेरेपिस्ट टू पर्सनली बी देयर। वो घर पे अकेले नहीं कर सकते हैं। सो इसलिए कोर पे मैं अभी जो मसल एनर्जी टेक्निक का जिस तरह से हम यूज करते हैं वो मैं आपको करके नहीं बता पाऊंगा। प्रैक्टिकली आई कैन नॉट लाइक मेक एवरीवन डू दैट, क्योंकि मुझे कोई उस मामले में रिस्क नहीं लेना। वी नो कि अभी हम घर पे आ नहीं सकते हैं देखने के लिए, उसको सुपरवाइज करने के लिए एंड मोर इम्पोर्टेंटली उसको असिस्ट करने के लिए। सो इन दैट केस जहाँ हमें पता है कि अगर आप अकेले उस पूरे एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो करते हैं तो वो मसल्स को स्ट्रेंथन तो करता है, लेकिन उसमें स्टेप अगर मिस हो जाता है तो उससे बैक पेन
या कोई एक अगर डिस्क हल्का सा भी बल्ज आउट हो गया आगे की तरफ, तो दैट क्रिएट्स अ बिग प्रॉब्लम। सो उसको हम अवॉइड करते हैं। इसलिए उस केस में यही है कि जो स्टार्टिंग में जिस तरह से हमने जो बैक के आइसोमेट्रिक की और हाथ उठाना, ब्रिजिंग एंड एवरीथिंग, वो उस केस में फायदेमंद रहता है रादर देन यूजिंग दी मसल एनर्जी टेक्निक। वो ज्यादा फायदेमंद रहता है इस केस में। सो मसल एनर्जी टेक्निक मोर लेस कवर हो गया है। एंड इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन, आप प्लीज। कोई भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछना चाहेंगे, पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब एक चीज बताइए मेरे को, जी जी सर, पूछिए। अगर ये घुटने में थोड़ी सी दर्द हो, हाँ जी। अंदर की तरफ हो या थोड़ी सी साइड पे हो, हाँ जी। तो मैं पहले भी एक बार ये क्वेश्चन कर चुका हूँ कि डॉक्टर लोग कभी हमें पेन किलर दे देते हैं लेने के लिए, हम्म। और आप लोग के पास आओ तो आप कहते हैं कि एक्सरसाइज से भी ये ठीक हो सकता है। जी जी। तो अगर जिसने पेन किलर ना खाना हो, एक्सरसाइज करने से ऐसा तो नहीं कोई चीज एग्रेवेट हो सकती है? हाँ सर, वो इन सर्टेन केसेस एंड आई वुड से सर्टेन डिग्री ऑफ मूवमेंट जो कि बहुत मैटर करता है, उसमें कई बार पेन एग्रेवेट हो जाता है। वो सर लाइक आई सेड कि ये चीजें मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका, एंड आई नो आपने ये लास्ट टाइम भी पूछा था पिछले से पिछले सेशन में। तो ये चीजें सर हमेशा ना पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। कि अगर मैंने पेन किलर लिया, देखिए पेन किलर का इफेक्ट तो वही रहेगा। वो अगर चाहे किसी भी कारण से अगर पेन किलर आपने लिया या मैंने लिया, उसमें दवाई में सॉल्ट तो सेम ही है, तो उसका इफेक्ट भी सेम होगा। फर्क पड़ता है वहां पे जहां हम एक आई वुड से मेडिसिनल ट्रीटमेंट ना लेकर हमें कंजर्वेटिव अप्रोच लेके एक ट्रीटमेंट की ओर बढ़े, जैसे फिजिकल थेरेपी की तरफ। उस केस में जैसे भी जो आपको एक्सरसाइज मैंने बताई, कि अगर आप एक पैर आगे लाते हैं, दोनों घुटनों को बेंड करते हैं, आइडियली एन ऑर्थोपेडिशियन वुड से कि ज्यादा बेंड करने से आगे की तरफ घुटनों का पेन एग्रेवेट हो जाएगा। एंड वो गलत नहीं है, वो ठीक कह रहा है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में एक पॉइंट बहुत ही क्लियरली सबसे पहला बताया उस एक्सरसाइज में, कि जब आप घुटनों को बेंड करते हैं तो 15 से 20 डिग्री से ज्यादा बेंड मत करिए, क्योंकि आइडियली 15 to 20 degrees is the safe range for our kneecap, जिसमें जो हमारे नी कैप हैं वो हमारे मतलब ऊपर की ओर ज्यादा स्लाइड नहीं करते हैं, एंड जहां पर घुटने के दोनों जो हड्डियां हैं वो आपस में टच नहीं करती उस फर्स्ट 20 डिग्रीज में। सो जहां पे वो टच नहीं कर रही हैं, वहां पे उनमें पेन होने के चांसेस भी कम होते हैं। एंड अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग पेन है ऑलरेडी, तो उसके एग्रेवेट होने के भी चांसेस सबसे कम होते हैं उस केस में। बट अगेन सी रीजन बीइंग कि that person, like person A and person B are not alike, they are two different individuals. So आप सर जब एक्सरसाइज करते हैं, आप किस रेंज में कर पाते हैं, आप कितने रिपीटिशन कर पाते हैं, एंड एक पर्टिकुलर मोशन में आपका कहाँ पर पेन एग्रवेट होता है या नहीं होता, दैट इज समथिंग जो आप बेटर जज कर पाएंगे देन समवन एल्स।
लाइक इवन अ डॉक्टर भी आपको एक्यूरेट नहीं बता पाएंगे उस बारे में। वो जब आप खुद एक्सरसाइज करेंगे आपको फील होगा, तो आप खुद जज कर पाएंगे कि हाँ इस पॉइंट के बियॉन्ड मुझे अपने आप को पुश नहीं करना, या इस पॉइंट के बियॉन्ड मैं थोड़ा सा और कर सकता हूँ, अगर नहीं कर सकता तो भी कोई बात नहीं, पर ये मैं पूछ भी ट्रीटमेंट जैसे आप कंजर्वेटिव कहते हैं, can it be treated or it cannot be treated? It has to remain as per the age. जैसे aging है, तो this will continue like that only. सर देखिए, देर आर सर्टन प्रोसेसेस जो कि विद एज आगे कंटिन्यू होते रहते हैं, वो रुकते नहीं है। एंड देर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, वो नेचुरली सभी के साथ होते हैं। अगर अभी मेरे सामने अगर कोई मेरे से डबल एज का एक इंसान बैठा है, वहीं अगर मेरे सामने मेरे से ट्रिपल एज का इंसान अगर बैठा है, सो इन बोथ इन ऑल दीज थ्री केसेस जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं वो होते रहते हैं एंड वो रुकते नहीं है, एंड वो बिल्कुल नॉर्मल बात है उनके लिए। जैसे कि अगर आप आर्थराइटिस की बात करें, अगर 50 की एज के बाद बॉडी स्टार्ट्स टू लूज कैल्शियम वेरी इजीली। पूरा कैल्शियम जितना भी हम इनटेक करते हैं वो ज्यादातर ड्रेन आउट हो जाता है बॉडी में। फर्क सिर्फ इतना है कि जेंट्स में थोड़ा सा स्लोली होता है एंड फीमेल्स में 50 की एज तक बहुत ज्यादा हो चुका होता है। अब उसके रीजन सबके लाइक जेंट्स में रीजन अलग है कैल्शियम रिटेन करने का, एंड फीमेल्स में उस कैल्शियम को लूज करने का इतनी जल्द, वो भी इतनी जल्दी इतने फास्ट रेट पे, उसका रीजन अलग है। द बिगेस्ट रीजन बीइंग कि men don't have to give birth to children, हम बच्चे पैदा नहीं करते हैं। लेडीज have the gift to like create life further। नेक्स्ट जो पीढ़ी होती है वो उन्हीं के थ्रू आती है। वो पूरा प्रोसेस अपने आप में शरीर से बहुत ज्यादा कैल्शियम ड्रेन करता है इज बॉर्न। सो 50 की एज तक उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है। आर्थराइटिस इंडिया में एवरी सेकेंड फीमेल either has arthritis or is a potential patient of arthritis। जेंट्स आर नॉट। जेंट्स थोड़ा सा एक on a much safer margin, they are a bit safe with that, but at the same time ये प्रोसेस चलता रहता है। घुटनों का डिजनरेशन टाइम के साथ होता है एंड उसको हम रोक नहीं सकते। कैन इट बी स्टॉप्ड और कैन इट बी ट्रीटेड? इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड। लाइक स्टॉप्ड बोलना एक बड़ा अपने आप में बहुत बड़ा टर्म हो जाता है। स्टॉप नहीं हो सकता, वो कहीं से भी नहीं हो सकता। अगर आप सर्जरी भी करवा लेते हैं, उसके बाद भी जो इम्प्लांट के अराउंड जो नेचुरल बोन है, जितना हमने कट करके इम्प्लांट लगा दिया, वो तो एक तरफ, उसके सराउंडिंग जो नेचुरल स्पैन होता है उस पर्सन का, तब तक वो चलता है। The and there is wrong with it. The only thing that matters in that case is कि उस हमको इस पूरे एक्टिविटी को के हिसाब से मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, एंड एट द सेम टाइम फ्रॉम अ फिजिकल थेरेपी स्टैंड पॉइंट, उस डिजेनरेशन को जो हम अपने ट्रीटमेंट में जिस तरह से मतलब ट्रीट करते हैं, we do not treat it in a way to stop the whole process, we only do that to slow down the process। जो एक्सटेंट ऑफ डैमेज घुटनों का आपका होना था 2 महीने में, हमने उसको आगे डिले कर दिया 1 साल के लिए। सो दैट क्रिएट्स अ बिग डिफरेंस कि उस बीच में आपका जो अपना रूटीन आप कैरी आउट करना चाहते थे, एंड अगर आप उस टाइम पे नहीं कर पाते, उस जो भी कॉम्प्लिकेशन होते, वो हमने फॉर द नेक्स्ट आई वुड से लाइक 1 ईयर और सो हमने उसको एक्सटेंड कर दिया है। एंड जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं पोटेंशियली, उनसे आप खुद को बचा सकते हैं।
That's basically what we do in that case. Thank you very much. Most welcome, sir. एंड मेडिकेशन पे सर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं ज्यादा. पेन किलर्स लाइक यू सेड कि अगर आप लेते हैं तो इन वेरी एक्सट्रीम केसेस जहां पर बिल्कुल भी आराम नहीं मिल पा रहा, वहां पर हाँ, अगर कोई ऐसी कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो हम मेडिसिन दे भी सकते हैं. बाकी हाँ, पेन किलर्स पे वन शुड नॉट बी इंटायरली डिपेंडेंट, क्योंकि एनाल्जेसिक्स ऑल्दो मे और मे नॉट बी नार्कोटिक, बट एक सर्टेन एक्सटेंट के बाद जब बॉडी को उसमें दिखता है कि इससे मुझे कंफर्ट मिलता है, तो बॉडी की टेंडेंसी होती है कि बिना उसके तो मेरा काम ही नहीं चलेगा. हम नहीं चाहते कि हम वो हैबिट डेवलप करें अपने शरीरों में, सो इसलिए हम अवॉइड करते हैं उसको. इन सर्टेन इमरजेंसीज ओनली वी कैन डू दैट, लेकिन अगर नहीं तो आप पेन किलर्स को अगर आप अवॉइड कर सकें तो बहुत अच्छा है. थैंक यू. वेलकम सर. Any other questions? I guess और अभी questions नहीं है. चलिए अब नेक्स्ट सेशन में जैसे मैंने बताया कि हम जब वार्म अप से शुरू करेंगे, हम एरोबिक से शुरू करेंगे. मैं एक थोड़ा सा एक क्विक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ उसके बारे में कि व्हाट वी विल बी डूइंग इन दी नेक्स्ट सेशन. सो नेक्स्ट सेशन में एरोबिक्स की जैसे हम बात करते हैं, अगर एरोबिक्स बेसिकली क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है, व्हेन वी ब्रीथ इन वी टेक इन ऑक्सीजन, व्हेन वी ब्रीथ आउट, व्हेन वी एक्सहेल वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. ये पूरा एक प्रोसेस जो होता है इसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं. लाइक सबने आई थिंक अपने स्कूल टाइम में सबने ये पूरा एक साइंस में इसके बारे में अच्छे से पढ़ा होगा. तो रेस्पिरेशन जो होता है, रेस्पिरेशन इज नॉट ब्रीदिंग. बेसिकली ब्रीदिंग के थ्रू जो ऑक्सीजन अंदर गया, उस ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन करके जो एनर्जी हमने ली थ्रू एयर टू सर्वाइव, वो ब्रेकडाउन ऑफ ऑक्सीजन एंड टेकिंग ऑफ एनर्जी इज द प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है. फर्स्ट इज एरोबिक एंड सेकंड इज एनएरोबिक. एरोबिक रेस्पिरेशन इज द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जो कि ह्यूमन बीइंग्स कर सकते हैं. एनारोबिक रेस्पिरेशन एक पैसिव प्रोसेस है जो कि हमारी बॉडी में चलता रहता है बैकग्राउंड में, लेकिन हम एक्टिवली उसको कॉन्शियसली खुद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर उस तरह से नहीं बना है. वी नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव, टू ब्रीथ, एंड जो मसल को मूवमेंट्स कैरी आउट करते हैं या जो ब्लड फ्लो को चलाए रखते हैं, दैट इज आल्सो थ्रू ऑक्सीजन ओनली. सो एरोबिक एक्सरसाइजेस आप पूछेंगे कि ऐसे में क्या होता है. एरोबिक एक्सरसाइज मीन्स active movement of all joints, of all muscle groups and all ligaments in the presence of oxygen with I would say like suboptimal effort but more repetitions. Okay, to put it in simple terms, आप जब भी एरोबिक एक्सरसाइजेस करते हैं उसमें ब्रीदिंग पर काफी ध्यान दिया जाता है कि आप पूरी एक्सरसाइज के दौरान आपके जो भी मसल ग्रुप सारे क्योंकि काम करते हैं, आपके सिर से लेके पैर तक, योर नेक, योर शोल्डर्स, एल्बोज, ट्रंक, हिप, नीज, सबका मूवमेंट होता है बारी बारी से इन वन रेपिटेशन. पूरे एक साइकिल में हम पूरा शरीर अपना अच्छे से मूव कर लेते हैं. जितना एयर में ऑक्सीजन है जो हमने ब्रीद इन किया, उसको हम एक्टिवली पूरा कंज्यूम कर लेते हैं, बर्न कर लेते हैं ऑक्सीजन को, ताकि मसल मूवमेंट अच्छे से हो पाए. एंड ऑल्सो दैट मेक्स श्योर कि आपकी शरीर का जो ब्लड सप्लाई है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, दैट ऑलवेज गोज अप. अगर कोई एरोबिक्स में एक चीज मैं बस ऐड करूंगा अभी कल के लिए, कि जब भी हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, जितने भी हमारे एल्डर्स जो कि हाइपरटेंसिव हैं,
या फिर हाइपरटेंशन की दवा कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, या फिर if someone has a history of bronchitis or asthma or anything like that, in that case I would highly recommend कि आप जो नेक्स्ट सेशन है मेरा एरोबिक्स पे उसको अटेंड जरूर कीजिएगा विदाउट मिसिंग इट। एंड सबसे जरूरी ये कि जो हम रेपिटेशंस की बात करते हैं उसमें रेपिटेशंस हम ज्यादा रखेंगे। वी कैन टेक दी रेपिटेशन फ्रॉम अप टू 10 टिल 20 ऑल्सो, लेकिन उसमें वी विल मेक श्योर कि एफर्ट हम थोड़ा सा कम कर लें। जैसे हमने आज जितना किया कि हम एल्बोस को उठाना या शोल्डर्स को उठाना अगेंस्ट so much force that we were applying from our hands, एरोबिक्स में रेजिस्टेंस वाला कंपोनेंट पूरी तरह से हट जाता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी पे ध्यान दिया जाता है कि आप कितनी स्पीड से और कितने इंटेंसिटी से सारी एक्सरसाइज को आप कर पा रहे हैं अच्छे से। एंड सिंस अभी हम सब अपने अपने घरों पे हैं, एंड मोर इम्पोर्टेंटली सिंस दिस इज अ एक्सरसाइज रूटीन जो कि हम एक आई वुड से हम एल्डर्स के लिए स्पेशली डिजाइन कर रहे हैं। सो इसमें जो जनरल एरोबिक्स होता है उससे हमने थोड़ा सा चेंज करा है। एंड कैसे करा है, क्यों करा है, जब आप उसको परफॉर्म करेंगे आप खुद एक बार उसको मतलब देख पाएंगे, समझ पाएंगे, एंड यू विल सी कि कितना फर्क पड़ता है उससे। सो नेक्स्ट सेशन जो मेरा होगा दैट विल बी मोस्ट प्रोबेबली ऑन फ्राइडे। कल का सेशन विल बी टेकन बाय दी फिजियो एक्टिव टीम। सो वो सेशन आप जरूर अटेंड कीजिएगा। एंड उससे जो वार्म अप होता है दैट वार्म अप इज एसेंशियल फॉर नॉट जस्ट डूइंग एनी अदर एक्सरसाइज बट ऑल्सो अपना डेली रूटीन जो घर पे उठ के आपको शुरू करना होता है उससे पहले अगर आप वो पूरा वार्म अप अगर आप 10 मिनट्स का भी कर लें देन यू आर गुड फॉर द होल डे। आपको पूरा दिन आप मतलब लेथार्जिक फील नहीं करेंगे। आप कहीं पे आपको ये नहीं लगेगा कि मेरे हाथ पैर स्टिफ से हो रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है। आप थोड़ा उससे अपने आप को सेफ रख पाएंगे। ठीक है, सो दैट कंक्लूड्स द सेशन फॉर टुडे। एंड आई नो आज का जो टॉपिक था मसल एनर्जी टेक्निक पे वो ज्यादा लेंदी नहीं था, वो काफी जल्दी एंड आसानी से हो गया। एंड आई होप कि आप सब उसको अच्छे से फॉलो कर पाए, परफॉर्म कर पाए। वी विल रिकैप दिस अगेन इन द नेक्स्ट सेशन, बट उसके बाद हम एरोबिक्स से स्टार्ट करेंगे। सो तब तक आप सब अपना घरों पे रहिए एंड सेफ रहिए, स्टे इंडोर्स। एंड सबसे जरूरी कि हैंड हाइजीन इस समय में मेंटेन रखना बहुत बहुत एसेंशियल है। अभी जिस तरह से नंबर्स ऊपर जा रहे हैं, अपने हाथों को स्टेराइल रखना बहुत जरूरी है। अगर आप घड़ी में देखकर हर आधे आधे घंटे के गैप पे भी अगर आप हाथ धोते रहते हैं अपने, या एटलीस्ट उनको सैनिटाइजर से आप एक बार स्टेराइल कर लेते हैं अच्छे से, तो आप बहुत आगे इन्फेक्शन से बचा सकते हैं खुद को भी एंड अपने आसपास जो आपके फैमिली मेंबर्स रह रहे हैं उनको भी। हमेशा ध्यान रखिएगा कि सैनिटाइजर यूज करने के बाद हाथों को सूखने देते हैं 20 सेकंड्स के लिए। 20 सेकंड्स बाद जाके वो हाथ स्टेराइल होते हैं। जब तक सैनिटाइजर गीला होता है, हाथ थोड़े आई वुड से थोड़े मॉइस्ट से होते हैं, उस टाइम पे तो कोई फायदा नहीं होता। तो ये जस्ट एक छोटा सा एक टिप था, मैं आपको बता देता हूँ। So keep that in mind and stay safe. I'll see you all tomorrow at 8 a.m. तब तक प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। बाय बाय बाय।